हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत में विदेशी आक्रमण जो मौर्य काल में हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला जो विदेशी था वह था इंडो ग्रीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर शक, तीसरे नंबर पर पहलव या पार्थियन। आज हम लोग पढ़ेंगे कुषाण, जो इस क्रम में इसका चौथा स्थान है। यानी कि विदेशी आक्रमणों के जो क्रम है उसमें कुषाण वंश का चौथा स्थान है। कैसा? चौथा। पार्थियाई लोगों के बाद कुषाण आया, क्योंकि हम लोग क्रम बाय क्रम पढ़ ही रहे हैं। तो पार्थियाई लोगों के बाद कुषाण आया, यानी कि पहलव वंश के बाद कुषाण वंश का आगमन हुआ। कुषाणों को यूची या तोखारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूची और या तोखारी। ठीक है। इनका मूल निवास स्थान आपको चीनी सीमा पर स्थित तुर्किस्तान में था। कहाँ? तुर्किस्तान। ठीक है। कहते हैं ये लोग बेहतर जीवन के तलाश में भारत में आए थे, जो कबीला के रूप में आए थे। कहते हैं जो यूचू कबीला थे वह 5 भागों में बट गया था, जिसमें से एक कबीला भारत के कुछ भागों पर शासन करके एक विस्तृत साम्राज्य का भी निर्माण करने का काम किया, जो आगे चलकर कुषाण वंश के रूप में हम लोग के सामने में आया। ठीक है। तो हम लोग कुषाण वंश के बारे में आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या हो गया? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसस। क्या था? कुजुल कडफिसस। कहते हैं इन्होंने यवन वंश के अंतिम शासक, यवन वंश के यानी कि इंडो ग्रीक के अंतिम शासक हर्नियस कहिए, या कहीं कहीं आपको रहता है हर्मियस, हर्नियस या हर्मियस को पराजित करने का काम किया। देख रहे हैं। अगला शासक है भीम कडफिसस द्वितीय। कौन सा? भीम कडफिसस द्वितीय। इसने भारत में कुषाण सत्ता को स्थापित करने का काम किया। कैसे? कहते हैं कुषाण की स्थापना तो, कुषाण वंश की स्थापना तो कुजुल कडफिसस कर ही चुके थे, लेकिन भारत में कुषाणों का एक वंश के रूप में, एक शासक के रूप में आगमन आपको भीम कडफिसस द्वितीय के शासनकाल में आएगा, क्योंकि ये आपको सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लेगा, जिससे कि भारत का एक भाग उसके शासन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। भीम कडफिसस शैव मत का अनुयायी था, यानी कि भगवान शंकर के ये अनुयायी थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। इसीलिए इनके सिक्कों पर, देख रहे हैं, इनके सिक्कों पर एग्जाम में पूछा भी गया सवाल, बहुत बेहतरीन है, कि इनके किन कुषाण वंश के शासकों पर, शासक पर के सिक्कों पर, किस कुषाण वंश के शासक के सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। क्या क्या? शिव, देख रहे हैं, शिव, नंदी और त्रिशूल। तो भीम कडफिसस के सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है। उसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। भगवान शंकर के मिलते जुलते नाम से महेश्वर की उपाधि भी धारण करने का काम कौन किए थे? भीम कडफिसस द्वितीय। ठीक है। अब आते हैं उसके समय में भारत और रोम के व्यापारिक संबंध अत्यंत विकसित थे। भारत और रोम का जो व्यापारिक संबंध था वह काफी विकसित था। किसके समय में इसका विकास ज्यादा हुआ? तो आपको भीम कडफिसस द्वितीय के समय में इसका विकास काफी ज्यादा हुआ। कहते हैं कि कुषाण वंश के शासकों में भीम कडफिसस द्वितीय ही पहला ऐसा शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। यानी कि भारत में सोने का सिक्का का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सोने के सिक्के के इतिहास में 3 वंशों का नाम आता है, जिसमें पहला आता है इंडो ग्रीक, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे भारत में सबसे पहले। दूसरा आता है कुषाण, जिसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, कुषाण वंश के शासक। तो कुषाण वंश के शासकों में भीम कडफिसस द्वितीय ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का काम किया था। अब तीसरा इसी सोने के सिक्के के इतिहास के क्रम में देखते हैं तो सबसे अधिक सोने के सिक्के सबसे अधिक किस शासकों ने चलाए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने। जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग का गुप्त साम्राज्य होगा, उसमें हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कौन चलाएंगे? भीम कडफिसस द्वितीय।
देखने वाली बात है, इससे पहले वहां तांबे के सिक्के ही अधिकतर प्रचलित में थे। कुषाण वंश के शासकों में सोने के सिक्के से पहले तांबे के सिक्के ही प्रचलन में थे। ठीक है, अब आते हैं कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक, कुषाण वंश का महानतम शासक, या इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं भारत के महान शासकों में से एक, भारत के महान शासकों में से एक, या इसको इसके कार्य प्रणालियों के आधार पर इसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। तो अशोक के आधार पर आप जानते ही हैं कि अशोक किस लिए फेमस था, बौद्ध धर्म या अशोक के धर्म के प्रचार के लिए। उसी प्रकार कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का काफी विकास के लिए काम किया था। ठीक है, इसलिए इसे दूसरा अशोक भी कहते हैं। कनिष्क का राज्याभिषेक, कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी। इन्होंने जब राजगद्दी ग्रहण की तो उन्होंने उस तिथि पर शक संवत की शुरुआत कर डाली। यही शक संवत जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? शक संवत। ठीक है, तो अभी जो हम लोग के उपयोग में कैलेंडर यूज होते हैं वो होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। फिर एक भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत। फिर जो संविधान में, भारतीय संविधान में जिस कैलेंडर का जिक्र हुआ है वो है विक्रम संवत। तो आज तीनों संवत के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, 3 कैलेंडर है, 3 संवत है हमारे यहाँ। विक्रम संवत जिसकी शुरुआत आपको 78 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 78 बीसी में, -78 कह सकते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी इसको 0 मानते हैं, ईसा मसीह का जन्मदिन। और शक संवत 78 एडी यानी कि 78 प्लस 78 ईस्वी में। तो बराबर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आप ये जो है तो नेपाल में इस कैलेंडर का यूज होता है। नेपाल में कहाँ होता है? नेपाल में। और भारतीय संविधान में जो कैलेंडर का जिक्र है विक्रम संवत, तो इसी कैलेंडर का जिक्र है जो 58 बीसी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो देख रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत के बीच में कितने साल का अंतर है? 58 साल का। इस दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 78 साल का। बराबर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है, प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 136 वर्ष लगभग हो जाएगा। 712, हाँ लगभग 136 वर्ष। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? ठीक है, अब आते हैं तीनों का नया साल भी होता है। जो 1 जनवरी इसका नया साल हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जनवरी। एक जनवरी को नया साल मनाते हैं। यहाँ होली, यहाँ दिवाली, दीपावली। देख रहे हैं हम लोग, यानी कि न जानते हुए भी हम लोग तीनों नया साल को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करते हैं। एक होली है, एक दिवाली है, और दूसरा न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, जो हम लोग विदेशी संस्कार है हम लोग के यहाँ। और हमारा जो देसी संस्कार है वो शक संवत और विक्रम संवत। अभी भी जो हमारे व्यापारी लोग हैं तो दीपावली को ही न्यू ईयर के रूप में मनाने का काम करते हैं। घर की सफाई, बही खाता का चेंज, ये सब किस संवत के अनुसार किया जाता है? विक्रम संवत के अनुसार किया जाता है, जो हमारे प्राचीन संस्कृति से चली आ रही है। ठीक है, भारतीय इतिहास में अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों से काफ़ी प्रसिद्ध है। 2 कारणों से, एक जो शक संवत, अभी हम लोगों ने इसका अध्ययन भी किया है, शक संवत। दूसरा है उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। यानी कि बौद्ध धर्म के विकास में अशोक के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने बौद्ध धर्म का काफ़ी खुले दिल के साथ, माने अपने हर्षोल्लास के साथ प्रचार प्रसार
करने का काम किया या बौद्ध धर्म को काफी सपोर्ट भी करने का काम किया। ठीक है, कनिष्क का जो बौद्ध धर्म के साथ लगाव है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले कनिष्क का साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर ले। कनिष्क की राजधानी थी मथुरापुर और पुरुषपुर। सबसे पहले कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, यानी कि जो वर्तमान में पेशावर इलाका है पाकिस्तान का, वो दूसरी राजधानी थी मथुरा। कहाँ थी? मथुरा थी। यानी कि कुषाण वंश की दो राजधानी थी, कुषाण साम्राज्य की दो राजधानी थी, एक था पुरुषपुर, दूसरा मथुरा। पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया और उसने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में कासगढ़, यारकंद, खेतान आदि पर विजय प्राप्त करके एक बृहत साम्राज्य की स्थापना करने का काम किया। उसी क्रम में जो भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि कनिष्क ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि कनिष्क का जो साम्राज्य था वह उसका विस्तार भारत में के कम क्षेत्रों में, लेकिन विदेश के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में था, जिसमें चीन का भी कुछ अंश आता है, प्लस में जो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये एक बृहत एरिया था। जिससे कहा जाता है कनिष्क ने भारत के प्रथम ऐसा शासक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। और कहते हैं कनिष्क के साम्राज्य की स्थिति इतनी अच्छी थी और ऐसी जगह पर थी कि जो स्थिति के कारण कनिष्क को काफ़ी फायदा हुआ। कैसे? हमने यहाँ कनिष्क के साम्राज्य का नक्शा बनाने का काम किया है। ठीक है, कनिष्क के साम्राज्य के जो पूर्व और उत्तर वाला इलाका था, एरिया था, वहाँ चीन का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? चीन। उसके उत्तर में उत्तर पश्चिम पार्थियन का साम्राज्य था। ठीक है, और इसके पश्चिम रोमन साम्राज्य। उस समय की जो तीनों साम्राज्य थे विश्व के बेहतरीन और बृहत साम्राज्य थे और काफी शक्तिशाली साम्राज्य थे। और सबसे बड़ी बात है कि रोमन साम्राज्य और पार्थियन साम्राज्य के बीच में आपसी क्या था? मतभेद थे। ठीक, और दूसरा चीनी साम्राज्य और पार्थियन साम्राज्य के बीच में आपस में काफी मतभेद थे। लेकिन यहां पर रोमन साम्राज्य और चीन के साम्राज्य के बीच में व्यापारिक संबंध भी थे। तो रोमन साम्राज्य और चीन साम्राज्य के पास जो व्यापारिक संबंध थे आपस में, वो व्यापारिक संबंध को बनाए रखने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी जहां से होकर रेशम का व्यापार किया जा सके। तो इन दोनों शासकों की जरूरत हो गई, दोनों वंशों की जरूरत हो गई कि कनिष्क के साम्राज्य से होके एक मार्ग निकाला जाए जहां से होकर रेशम का व्यापार किया जा सके, जिसे कहते हैं रेशम मार्ग। क्या कहते हैं? सिल्क रूट। बराबर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि सिल्क रूट पर किसका नियंत्रण था? तो कनिष्क साम्राज्य का या कुषाण का। ठीक है, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि चीन का रेशम वर्तमान में भी काफी फेमस है। लेकिन और उस समय तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि चीन में रेशम बनाने की तकनीक को खोजा गया था। सर्वप्रथम चीन में ही रेशम बनाने की तकनीक को खोजा गया था और रेशम का व्यापार, रेशम की जरूरत आपको रोमन साम्राज्य को थी। यही कारण है कि दोनों के बीच में कनिष्क का साम्राज्य सिल्क रूट के रूप में काम करेगा। ठीक है, जिससे कनिष्क साम्राज्य को काफी व्यापारिक एवं साम्राज्यिक व्यापारिक लाभ और साम्राज्य की सुरक्षा का भी क्या होगा? फायदा होगा। कैसे? क्योंकि दोनों साम्राज्य की जरूरत हो जाएगा कनिष्क का साम्राज्य, और जरूरत के अनुसार ये दोनों कनिष्क के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे। ठीक, और व्यापार में जो लाभ होते हैं, जैसे कि सिल्क का आदान प्रदान, तो उससे जो टैक्स बनता था उससे भी कनिष्क को फायदा होता था। देखिए, जिसे देख लेते हैं हम लोग। कनिष्क रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करके उससे क्या किया? सुरक्षित बनाकर मार्ग को सुरक्षित बनाने का काम किया ताकि व्यापार आसानी से
सुलभ हो सके, व्यापारिक लाभ और साम्राज्य को सुरक्षित करने का काम किया। ठीक है, रेशम बनाने का तकनीक की खोज सर्वप्रथम कौन किया? चीन किया था। यही नहीं, जो चीन साम्राज्य पर, चीन का जो साम्राज्य था वहाँ हान वंश का राज चलता था। हान वंश, जो ये हान वंश थी, तो वहाँ के प्रसिद्ध सेनापति थे पान चाओ। कौन सेनापति थे? पान चाओ। कनिष्क अपने साम्राज्य के विस्तार क्रम में अपने आप को इतना अधिक शक्तिशाली समझने लगा कि उसने पान चाओ के पास अपना एक दूत भेजकर चीनी राजकुमारी यानी हान वंश की राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कहते हैं पान चाओ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे क्रोधित होकर आपको कनिष्क ने चीन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पान चाओ के सेना के सामने कनिष्क की सेना टिक न सकी, जिससे पराजित हो गए कनिष्क। लेकिन कहते हैं कुछ दिनों के बाद कनिष्क ने फिर से आक्रमण किया चीनी साम्राज्य पे। तब तक पान चाओ मर चुके थे। तो बाद में उसने अपने अपमान का बदला चीन साम्राज्य को पराजित करके, यानी कि चीनी सेनापति को पराजित करके ले लिया। लेकिन कुछ भी हो, उस समय तक जो चीन के साथ उसका संबंध था दोस्ताना ही बना रहा, जिसके कारण आपको क्या है? सिल्क रूट